विद्यार्थी नमस्कार, मैं इनके यादव एसके डिफेंस एकेडमी अलवर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस श्रृंखला में आप देख रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8 आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और सीधा इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं साथियों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पहला आपके लिए यहाँ पर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है। देखिए काजीरंगा और एक और है राष्ट्रीय उद्यान जो मानस, ये दोनों सबसे पहले है कहां पर। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि यहाँ पर असम के अंदर आता है। आप सब जानते हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट, ठीक है, 1972 में आया। ठीक है, इसके साथ साथ में आपको दो चीजें एक भी और ध्यान रखनी है कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है, गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, और वो भी कैसा गैंडा, एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, उसके लिए प्रसिद्ध है। कौन सा अभ्यारण्य, ठीक है। वैसे तो ये राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान का मतलब कौन सी का संरक्षण कौन करती है, इसका संरक्षण केंद्र सरकार करती है। ठीक है, दूसरी बात अगर बात काजीरंगा की करें तो 1985 में इसको यूनेस्को की, इसकी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया। ठीक है, विश्व धरोहर सूची। तो एक दो पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए कि काजीरंगा कहां पर है, असम में। मानस भी कहां पर है, असम के अंदर है। किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और इसे 1985 में विश्व धरोहर सूची में क्या कर दिया, शामिल कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर, मेघदूत के रचयिता कौन थे। तो देखिए मेघदूत की बात आती है, कुमार वंशम की आती है। कुमार वंशम का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम की बात आती है, मेघदूत की बात आती है। तो इन सबकी रचना कौन है, कालिदास। ठीक है, रचयिता कौन है, तो रचयिता कौन हो जाएंगे साथियों, ठीक है, कालिदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर देखिए तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ होता है। तो तंबाकू में यहां पर क्या पाया जाता है, निकोटिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्या राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। देखिए आप सब जानते हैं, आप यहां पर 72 आर्टिकल जो है, अनुच्छेद, इसमें राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह मृत्यु दंड को क्या कर सकता है, वो उसकी सजा में परिवर्तन कर सकता है, माफ कर सकता है। यहाँ अभी जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर टिप्पणी की है कि राज्यपाल को भी अधिकार है। तो हाँ, यस, संविधान में नहीं, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। यस, हाँ, राज्यपाल भी मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, वहां पर सजा का प्रावधान है। ठीक है, पूर्णतः क्षमा का वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मार्टिन लूथर का संबंध किससे। देखिए मार्टिन लूथर का संबंध किससे, जर्मनी से। किससे, जर्मनी से। और जो मार्टिन लूथर दूसरे वाले जॉनसन वाले, वो अमेरिका के, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मार्टिन लूथर शब्द यूज हुआ है, तो वो कहाँ के थे, जर्मनी के। और भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं, दयानंद सरस्वती को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को। ठीक है, 1974 से कंटिन्यू मनाया जा रहा है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति। ये कैसा है, सबसे बड़ा है, राइट। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा हम पहले भी कह चुके हैं, सर्वाधिक उपग्रह किसके, तो सर्वाधिक उपग्रह किसके, शनि के। ठीक है, यहां पर भोर का तारा, सबसे गर्म तारा, चमकीला तारा, ये वाला है, कौन है, शुक्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए, भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चली। तो 1925 में भारत में क्या चली, पहली विद्युत ट्रेन चली। लेकिन आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा सर 1925 में कब चली, तो 3 फरवरी, ध्यान रखिए 1925 के अंदर क्या चली, भारत की पहली विद्युत ट्रेन चली। और अगर बात करें मुंबई की बात करें, तो ये वीटी मुंबई से और कुर्ला तक चली। कहां तक चली, तो वीटी मुंबई से और कहां तक चली साथियों, कुर्ला तक। ठीक है, कुर्ला। अब आपके मन में प्रश्न ये भी चल रहा होगा कि भारत में पहली ट्रेन कब चली, तो 16 अप्रैल 1853 को भारत के अंदर, नोट कर लीजिए। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से लेकर और ठाणे के बीच में क्या चली, भारत में पहली ट्रेन। ये फर्स्ट ट्रेन भारत में कब चलाई गई, तो यहां पर चलाई गई। आप सब जानते हैं लॉर्ड डलहौजी के काल में क्या हुआ, तो इनका विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किनका, पटरियों का, भारत में पटरी डाली। क्वेश्चन नंबर 9, शीशे में जस्ते का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, तो शीशा और जस्ते का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, चीन में होता है। ठीक है, भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में सर्वाधिक क्या होता है, राजस्थान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। तो 8 मार्च को क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, बंबई में हुआ। ठीक है, 1885, 28 दिसंबर 1885 को पहला अधिवेशन हुआ, मुंबई के अंदर हुआ। और एक चीज और ध्यान रखनी है, इसके जो सेक्रेटरी थे, महासचिव थे, वो ए ओ होम थे। कौन थे, ए ओ होम।
ठीक है। तो ए ओ होम यहाँ पर उसके जनरल सेक्रेटरी थे। इसके अलावा अगर बात करें कि अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता की जहां तक बात करें व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। तो राइट, तो यहाँ पर ये आप सिंपली याद रखिएगा, ठीक है। ये संस्कृत का एक कॉलेज था, वहां पर हुई थी, कहां पर, मुंबई के अंदर, ठीक है। यहाँ पर 12 नंबर, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गोवा कब स्वतंत्र हुआ था, आपको बताना है। गोवा आप सब जानते हैं छोटा सा राज्य है भारत का, और इसकी अगर बात करें तो ये 1961 में 19 दिसंबर 1961 को गोवा क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। और गोवा में दो ही राज्य है, ठीक है, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा, और भारत का सबसे छोटा राज्य है अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल, कौन सा, गोवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है, झारखंड की राजधानी आपको बताना है। तो झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी, रांची हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है, रायपुर है, ठीक है। गंगटोक किसकी राजधानी है, सिक्किम की है। जयपुर किसकी राजधानी है, तो राजस्थान की। सिंपली आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है, चार मीनार किस शहर में, तो चार मीनार किसमें, हैदराबाद। और हैदराबाद वहां पर कहां पर आता है, तेलंगाना में, ठीक है। तो हैदराबाद कहां पर आया, तेलंगाना के अंदर, क्योंकि हैदराबाद की पहले किसमें आता था, आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। आंध्र प्रदेश के दो टुकड़े हो गए, एक बना तेलंगाना, ठीक है, और दूसरा क्या, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो नई बन रही है कौन सी है, अमरावती, कौन सी है, अमरावती। और तेलंगाना की राजधानी कौन सी हो जाएगी, हैदराबाद। और वहीं पर क्या है, क्या है, चार मीनार है। तो साथियों, आगे का कक्षा कार्यक्रम आपके दूसरे सर लेकर आते हैं। अब मैं लेता हूं विदा, मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, मैं लखन चौधरी एसके डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि अपनी जो सीरीज चल रही है वो पेपर सेट सॉल्व कर रहे हैं अपन लोग। अभी तक अपन ने 7 पेपर सेट सॉल्व कर लिए हैं। अब जो अगला पेपर सेट है वो आपका कौन सा है, 8वां पेपर सेट है। देखो, इसमें जो पहला सवाल है वो लिखा हुआ है आपके सामने कि सर जो इंसुलिन हार्मोन होता है, इंसुलिन जो हार्मोन होता है ये किसके द्वारा स्रावित होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए सर कि जो इंसुलिन हार्मोन है आपका, यह हार्मोन एक ग्रंथि होती है जिसको अपन बोलते हैं सर अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। और ये जो अग्नाशय ग्रंथि होती है ये एकमात्र शरीर की ऐसी ग्रंथि है जो कैसी होती है सर, आपकी मिश्रित होती है। कैसी होती है, मिश्रित। इस ग्रंथि द्वारा सर आपके हार्मोन भी बनते हैं और क्या बनते हैं सर, आपके एंजाइम भी बनते हैं। हार्मोन भी बनेंगे और क्या बनेंगे सर, इसके अंतर्गत एंजाइम भी बनेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए सर कि इंसुलिन हार्मोन जो होता है यह सर आपके अग्नाशय ग्रंथि द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है इसमें सर आपका यकृत। देखो, यकृत जो होता है इसको लीवर कहा जाता है। और आपको ध्यान रखना है सर कि ये सर शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है, ग्रंथि होती है। शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी, वो ग्रंथि कौन सी होती है, आपकी यकृत होती है। गुर्दा जो होता है सर इसको अपन क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। और इसको अपन क्या बोलते हैं सर, वृक्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृक्क। तो ये पता होना चाहिए सर कि मानव का जो उत्सर्जी अंग होता है, उत्सर्जी जो अंग है आपका वो होता है सर आपका गुर्दा होता है। अगला आता है फेफड़े। मानव का जो श्वसन अंग होता है, श्वसन जो अंग है आपका वो कौन सा होता है सर, आपके फेफड़े होते हैं। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है आपकी, यकृत। सर इंसुलिन हार्मोन निकलता है किससे, आपके अग्नाशय से। सर शरीर के उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो कौन सा है सर, गुर्दा है। अगला आपका श्वसन अंग कौन सा है सर, आपके फेफड़े हैं। और यदि आपसे कहा जाए सर कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी, तो कौन सी सर, आपकी अग्नाशय ग्रंथि। आगे चलते हैं थोड़ा सा, देखो अगला जो आता है सर आपका वो आता है, अगला जो आएगा सर आपका वो आएगा जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हुए होते हैं। तो देखो ये जो आपके पौधे होते हैं ना, जैसे मैं बात करूं आपसे, तो पौधे जो होते हैं वो इसमें लिखा हुआ पहला स्वयंपोषी। स्वयंपोषी का मतलब क्या होता है सर, जो खाना स्वयं बनाते हैं। खाना कैसे बनाते हैं सर, स्वयं बनाते हैं। वो तो कैसे होते हैं, आपके स्वयंपोषी होते हैं। जो दूसरों से खाना लेते हैं वो कैसे होते हैं सर, आपके परपोषी होते हैं। मृतपोषी का मतलब क्या होता है सर, ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों से मृत होने के बाद मतलब उनसे पोषण लेते हैं। और अगले होते हैं सर आपके विषमपोषी। विषमपोषी का मतलब होता है जो स्वयंपोषी भी होते हैं, कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। तो देखो ये अधिकतर जो आपके पेड़ पौधे होते हैं कैसे होते हैं सर, आपके स्वयंपोषी होते हैं। लेकिन एक पौधा आता है जिसको अपन बोलते हैं परपोषी पौधा। और परपोषी पौधे का मतलब क्या होता है, जो दूसरे पौधे पर आवास करता है, वहीं से आवास लेकर वहीं से भोजन लेगा, वो वाला जो पौधा होता है उसको परपोषी पौधा कहा जाता है। इसमें जैसे आपका आता है जिसको अपन बोलते हैं ना सर, अमरवेल। अमरवेल होती है, अमरवेल जो होता है सर इसको परपोषी पौधा कहा जाता है। ये जिस पौधे पर पटका जाता है ना, डाला जाता है, वो पौधा पूरा सूख जाता है, तो वहीं से आवास लेता है और वहीं से क्या लेता है सर, भोजन लेता है। तो आपको ध्यान रखना है सर, पेड़ पौधे कैसे होते हैं, आपके स्वयंपोषी होते हैं। लेकिन परपोषी कौन सा पौधा होता है सर, आपका अमरवेल होता है। अगला
क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो आपको याद होना चाहिए सर कि क्लोरोफिल जो होता है आपका, ये सर आपकी पत्ती में पाया जाता है। यदि आपसे कहा जाए सर कि पत्ती जो होता है, पत्ती का हरा रंग, पत्ती का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो पत्ती का जो हरा रंग होता है वो सर क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला एक लिखा है इसमें फ्लोएम, ये क्या काम करता है सर कि ये जड़ से और पत्ती तक क्या लेके जाता है सर? जल लेके जाता है। क्या लेके जाता है? जल। तो आपको पता होना चाहिए सर ये जड़ से और पत्ती तक जो जल लेकर जाता है वो कौन सा होता है सर? आपका फ्लोएम, सॉरी जाइलम होता है, वो जाइलम होता है। और जो वापस लेकर आता है मतलब पत्ती से और जो जड़ तक लेकर आएगा वापस, वो कौन सा होता है सर? आपका फ्लोएम होता है। अगला, ताप का सर्वाधिक सुचालक कौन सा है? देखो भैया आपको ध्यान रखना है सर, इसमें पूछ रहा है वो मेटल के बारे में, और मेटल के बारे में उसने 4 मेटल दिए यहाँ पर। एक दिया सोना, चांदी, तांबा और कौन सा? लोहा। देखो इसमें आपको ध्यान रखना है, अपन जब पढ़ते हैं ना कि विद्युत का क्रम या विद्युत चालकता का क्रम, तो विद्युत चालकता का जो क्रम आता है आपका, इसका जो क्रम है उसमें सर आपका आता है, पहले आएगा सर आपका चांदी, उसके बाद आता है सर तांबा, उसके बाद जो आता है सर आपका वो आता है सोना, और उसके बाद जो आता है सर उसको अपन क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम। इसको एल्यूमिनियम कहा जाता है। सबसे अच्छी जो विद्युत की चालक होती है वो कौन सी है सर? आपकी चांदी है। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है सर वो होता है Ag। कौन सा होता है? Ag। आपको ध्यान रखना है सर कि जो विद्युत का चालक है वो सर किसका भी चालक होता है? ताप का भी चालक होता है। तो विद्युत की चालक कौन सी है? चांदी। तो सर ताप की भी अच्छी चालक कौन सी रहेगी सर? आपकी चांदी। देखो इसका प्रतीक चिन्ह होता है सर आपका Au। इसका जो होता है सर उसको अपन बोलते हैं Ag। इसका जो होता है इसको बोलते हैं Cu, और इसका जो होता है इसको बोलते हैं मान लो Fe। क्या बोलते हैं? Fe। अगला, निम्न में से प्राथमिक रंग नहीं है। देखो भैया जो आपके प्राइमरी कलर होते हैं जिनको अपन बोलते हैं प्राथमिक रंग, और प्राथमिक रंग जो होते हैं सर आपके वो होते हैं आपके 3। एक तो होता है सर R, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं B, और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं G। R का जो अर्थ आता है उसको अपन बोलते हैं रेड, और जो B का अर्थ होता है उसको अपन बोलते हैं ब्लू, और जो G होता है इसका अर्थ क्या होता है सर? ग्रीन। क्या होता है? ग्रीन। तो आपको ध्यान रखना है सर प्राइमरी कलर 3 होते हैं, लाल, नीला और कौन सा? हरा। तो देखो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि इनमें से प्राथमिक रंग नहीं है, तो देखो लाल भी है इसमें, हरा भी है इसमें, और क्या है इसमें सर? नीला है। कौन सा नहीं है? पीला। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है सर? आपका पीला। अगला चलो, एम्पियर प्रति घंटा किसकी इकाई होती है? तो देखो भैया एम्पियर प्रति घंटा जो होती है, जैसे डायरेक्ट आ जाए सर कि एम्पियर किसकी इकाई होती है, तो एम्पियर जो होता है सर आपकी ये होती है विद्युत धारा की इकाई। जो विद्युत धारा होता है उसको जो मापने वाला होता है वो कौन सा होता है सर? आपका एम्पियर होता है। इस प्रकार से ए, इस प्रकार से। और सर यहां पर लिखा हुआ एम्पियर प्रति घंटा, तो ये किसकी इकाई होती है सर? आपकी आवेश की। मतलब आपका जो कूलाम होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और कूलाम को अपन किससे शो करते हैं सर? एम्पियर प्रति घंटा से। अगला, पृथ्वी का वैद्युत घनत्व माना जाता है। देखो भैया पृथ्वी जो होती है ना, पृथ्वी का जो वैद्युत घनत्व होता है वो सर 0 माना जाता है। कितना माना जाता है सर? 0। ना ऋणात्मक होता, ना कैसा होता सर? पॉजिटिव होता। कैसा होता भैया? आपका 0 होता है। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, तो कितना माना जाता है भैया? 0 माना जाता है। अगला, आवेश का मात्रक होता है। देखो भैया आवेश जो होता है आपको ध्यान रखना है सर कि आवेश का जो मात्रक आएगा सर उसको बोलते हैं मान लो कूलाम। क्या बोलते हैं? कूलाम। और इसको किससे डिनोट करते हैं मान लो? C से। अगला लिखा हुआ सर वोल्ट। वोल्ट जो होता है सर किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। ये विभवांतर का मात्रक होता है। न्यूटन जो होता है सर ये किसका मात्रक होता है सर? बल का मात्रक होता है। जूल जो होता है सर किसका होता है? ऊर्जा का भी होता है। ये सर ऊष्मा का भी होता है, और किसका होता है सर? कार्य का भी होता है। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा, इन तीनों का मात्रक जो होता है सर क्या होता है? आपका जूल होता है। अगला जो आता है सर आपका आवेग को अपन व्यक्त करते हैं। तो देखो भैया आवेग जो होता है ना, आवेग जो होता है अपन इसको शो करते हैं सर अपन लोग न्यूटन प्रति सेकंड से। तो न्यूटन प्रति सेकंड से इसको क्या किया जाता है सर? शो किया जाता है। अब देखो आवेग में बात कर रहा है वो न्यूटन प्रति सेकंड की। अब देखो न्यूटन जो होता है ना वो किसका मात्रक होता है सर? आपके बल का। और जो सेकंड होता है किसका मात्रक होता है? समय का। हालांकि इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं ऐसे, है ना, ये इसको एक को डिलीट कर देंगे यहां से। तो ये आपको ध्यान रखना सर कि इसको अपन शो करते हैं न्यूटन प्रति सेकंड से, तो आपको ध्यान रखना इस प्रकार से NS, इस प्रकार से। ठीक है जी। अब आपको ध्यान रखना है सर कि जो आपका न्यूटन प्रति सेकंड है वो सर किसका मात्रक होगा? बल और किसका? समय का। अगला, हाँ जी,
किस धातु का आपेक्षिक घनत्व अधिकतम होता है? देखो भैया, जो आपकी धातुएं होती सारी सारी सभी धातुओं में जो आपका आपेक्षिक घनत्व होता है वो सबसे ज्यादा किसका होता है भैया? आपका सोने का होता है। किसका होता है? सोने का। अगर आपसे कहा जाए सर कि सबसे भारी धातु कौन सी है, तो सबसे जो भारी धातु आती है सर उसका जो नाम आता है अपन उसको बोलते हैं ऑस्मियम। ऑस्मियम होती है अगली। अगर आपसे ये कहा जाए सर कि बताइए सबसे महंगी धातु कौन सी है, तो महंगी धातु जो आती है सर आपकी उसका जो नाम आता है अपन उसको बोलते हैं प्लेटिनम। इसको प्लेटिनम कहा जाता है। अगला जो आता है सर आपका प्लेटिनम आती है। उसके बाद जो अगला आता है सर आपका, यदि आपसे कहा जाए सर कि सबसे हल्की कौन सी होती है, तो सबसे जो हल्की धातु आती है आपकी उसका जो नाम आता है भैया उसको अपन बोलते हैं सर लिथियम। कौन सी होती है? लिथियम। लिथियम जो धातु होती है सर ये कैसी होती है? सबसे हल्की धातु मानी जाती है। तो इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग सबसे अधिक जो है सर वो किसके होता है सर? सोने का होता है। किसका होता है? सोने का। अगला देखो, एल्यूमिनियम का प्रतीक चिन्ह होता है Al, सर चांदी का होता है सर आपका Ag, जो सोना होता है इसका होता है Au, और तांबे का कौन सा होता है सर? Cu होता है। अगला, आग बुझाने में काम ली जाने वाली गैस कौन सी है? देखो, यदि आपसे कहा जाए सर कि आग जलाने वाली गैस कौन सी है, तो आग जलाने के लिए जो काम में लेते हैं जलाने वाली गैस, तो आग जलाने वाली जो गैस आती है सर उसका जो नाम है अपन उसको बोलते हैं ऑक्सीजन। कौन सी होती है? ऑक्सीजन। अगर आपसे कहा जाए सर कि आग बुझाने वाली कौन सी है, तो देखो आग बुझाने वाली जो गैस आती है, आग बुझाने वाली गैस, तो आपको ध्यान रखना है सर एक ये होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी जो सांद्रता होती है वातावरण में वो होती 0.03% होती है। और देखो इसमें लिखा हुआ है सर NO2, इसको अपन बोलते हैं सर नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड कहा जाता है। और अगला जो होता है सर SO2, इसको अपन बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, इसको सल्फर डाइऑक्साइड कहा जाता है। तो ये जो होता है सर आपका ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है, और ये जो होता है सर आपका वो कौन सा होता है? आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो SO2 और NO2 जो होता है ना, ये सर आपके अम्लीय वर्षा का कारण होता है। एसिड रेन जिसको अपन कहते हैं, अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा का जो कारण है वो कौन सा है सर आपका? NO2 और कौन सा? SO2। CO2 का अर्थ क्या होता है सर आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। N2 का अर्थ क्या होता है सर आपका? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होता है। और ध्यान रखना आप लोग, जो नाइट्रोजन होता है ये हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है। तो देखो भैया, अम्लीय वर्षा का दो कारण हो गए, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये कौन सा वर्षा हो गई आपकी? अम्लीय वर्षा। यदि आपसे कहा जाए सर कि वातावरण में सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो सर्वाधिक जो गैस आती है उसका नाम क्या है सर आपका? नाइट्रोजन है। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा सर आपका? CO2। तो आग जलाने वाली गैस कौन सी है आपकी? ऑक्सीजन। और आग बुझाने वाली कौन सी सर आपकी? CO2। अगला जो आता है सर आपका, देखो देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो देखो भैया, कार्बन जो होता है ना, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक आता है, देखो कार्बन जो होता है ना, इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह जो है सर इसका वो होता है आपका C। आपको ध्यान रखना है सर कि इसका जो परमाणु क्रमांक आता है, परमाणु क्रमांक जो होता है सर वो होता है सर आपका 6। कितना होता है? 6। यदि आपसे कहा जाए सर इसमें संक्रमण कौन सा होता है, तो संक्रमण जो होता है सर वो होता है sp3। कौन सा होता है? sp3। और आपको ध्यान रखना है सर कि प्रकृति में सर्वाधिक जो आपका पदार्थ पाया जाता है, सर्वाधिक जो आपका पदार्थ पाया जाता है प्रकृति के अंतर्गत, वो कौन सा होता है सर आपका? कार्बन होता है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होगा सर आपका? 6 होगा। अगला आता है सर शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। देखो भैया ध्यान रखना आप लोग, जो शरीर होता है, शरीर का जो सबसे बड़ा अंग आता है, सबसे बड़ा जो अंग आता है आपका, उसका जो नाम है अपन उसको बोलते हैं त्वचा, स्किन। त्वचा जो होती है सर ये शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। और यदि आपसे कहा जाए सर कि बताइए सर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि आती है उसका जो नाम आता है भैया वो आता है आपका लीवर। कौन सा आता है? लीवर। और लीवर को अपन क्या बोलते हैं सर? यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत। तो इसमें शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा सर आपका? त्वचा होगी। लेकिन यदि ग्रंथि पूछी जाए आपसे तो कौन सी होगी सर? आपकी लीवर होगी। देखो इसमें लिखा हुआ आरनाल। आरनाल की जो लंबाई होती है सर वो होती है 8 से 10 मीटर होती है। फिट में होती है सर 32 से 33 फिट होती है। और सुनो आप लोग, जो आपकी जिब्या होती है ये मांसल होती है, तो ये तो कोई वो नहीं है सर, मतलब बड़े आकार में अगर पढ़े तो अपन लोग, तो बड़ी ग्रंथि सर यकृत। सर आहारनाली लंबाई 8 से 10 मीटर, और सबसे बड़ा अंग कौन सा है सर? आपका त्वचा होती है। अगला सुनो आप लोग, अगला आता है सर जो आपका एल्कोहल होता है, एल्कोहल का जो हिमांक ताप होता है। देखो अपन पढ़ते हैं इस प्रकार से कि हिमांक क्या होता है, तो हिमांक का अर्थ ये होता है सर, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी द्रव पदार्थ का, जो द्रव पदार्थ है
यदि वो किस में कन्वर्ट हो जाए सर, ठोस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं सर, हिमांक बोलते हैं। हिम का अर्थ क्या होता है सर, बर्फ होती है। क्या होती है, बर्फ। तो बर्फ किसकी बनी भैया, पानी की। तो पानी क्या होगा सर, आपका द्रव होगा, और ठोस क्या होगी सर, आपकी बर्फ होगी। अब जैसे अपन बात करें तो देखो एल्कोहल जो होता है ना, इसका जो हिमांक बिंदु होता है सर, वो होता है -114.17 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। ठीक है जी। अगला आता है सर, हृदय कब विश्राम लेता है। तो देखो भैया आपको ध्यान रखना है सर कि जो हृदय होता है, हृदय की अपन बात करें तो हृदय का जो अध्ययन होता है सर, अपन उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। इसको कार्डियोलॉजी कहा जाता है। यदि आपसे बोले सर नर में कितना वजन होता है, तो नर में जो होता है सर होता है 300 ग्राम, और जो मादा होती है, मादा में जो होता है सर, इसका वजन होता है आपका 250 ग्राम। 250 ग्राम क्या होता है सर, मादा में इसका वजन होता है। यदि आपसे कहा जाए सर कैसा अंग होता है ये, तो शरीर का सबसे व्यस्त अंग, सबसे जो व्यस्त अंग आता है आपका शरीर का, वो कौन सा होता है सर, आपका हृदय होता है। और यदि आपसे कहा जाए सर कि कैसा अंग होता है, पेशीय अंग होता है। पेशीय अंग, पेशीय अंग जो होता है वो कौन सा होता है सर, आपका हृदय होता है। देखो ये हृदय जो होता है ना, इस पे पूरी दुनिया मतलब चल रही है वर्तमान में। अपन बोलते हैं ना सर, अपने आपने मेरा दिल ले लिया, तो हृदय को दिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, दिल। तो दिल जो आदान प्रदान होता है वो इसी का होता है। हालांकि ये मानव में एक ही होता है, और अपन इसको भी दे देते हैं। ठीक है जी। तो ये एक भूल है आपकी कि आप किसी को दिल दे सकते हो, नहीं तो दिल दे सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो दुनिया जो है ना आपकी, वो 99% किस पे जी रही है सर, झूठ पे जी रही है। किस पे जी रही है, झूठ पे। ठीक है जी। और आपको याद रखना है सर कि जो हृदय होता है ना, ये सबसे व्यस्त अंग होता है। अगर ये सबसे व्यस्त अंग है, तो तुम मुझे एक चीज बताओ कि इसको फालतू कामों के लिए टाइम ही नहीं है। भाई बिजी अंग का मतलब क्या होता है, जिसको फालतू कामों के लिए टाइम नहीं होता। और अपन जो प्यार करते हैं वो किससे करते हैं सर, हृदय से करते हैं। अपन बोलते हैं ना, यू आर माई हार्ट बीट, यू आर माई हार्ट। तो ये झूठ बोल रहे हैं लोग आपसे। क्या बोल रहे हैं, झूठ। झूठ पे नहीं जीना है। सच्चाई क्या है, साइंस के अकॉर्डिंग जो सच्चाई आती है आपकी, वो कौन सी होती है सर आपकी, कि हृदय जो होता है ये सर सबसे व्यस्त अंग है। ये एक ही होता है, ना तुम इसको दे सकते ना ले सकते। तो आपको याद रखना है सर कि लोग जो आपसे बोल रहे हैं ना, वो झूठ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, झूठ। अगला देखो आप लोग कि हृदय कब विश्राम लेता है। तो देखो भैया हृदय जो होता है ना आपका, वो विश्राम लेता है 2 धड़कनों के मध्य में। जब 2 धड़कन होती हैं, जैसे इस प्रकार से, ये हृदय फैला और सिकुड़ा, फिर दूसरी धड़कन, फिर फैला फिर सिकुड़ा, मध्य में जो टाइम होता है उसमें कुछ मिनी सेकंड के लिए जो हृदय होता है वो क्या करता है सर, आपका विश्राम करता है। जैसे अपन पढ़े सर कि हृदय चक्र जो होता है आपका, हृदय चक्र की अपन बात करें तो हृदय चक्र जो होता है इसका समय होता है सर 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड मतलब 0.5 सेकंड में तो सर खुलता है और 0.3 सेकंड बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बंद। तो ये क्या होता है सर, मानव का हृदय होता है। तो आपसे बोले कि सर हृदय कब विश्राम करता है, तो 2 धड़कनों के बीच में करता है। यदि आपसे कहा है हृदय को क्या कहते हैं, दिल कहते हैं। कार्डियोलॉजी इसका अध्ययन होता है। नर में 300 ग्राम का, मादा में 250 ग्राम का। और सर शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा आपका, हृदय होता है। और यदि आपसे बोले कि पेशी अंग कौन सा है, तो पेशी अंग कौन सा होता है सर, आपका हृदय होता है। और हृदय विश्राम कब करता है सर, 2 धड़कनों के मध्य में। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके जो साइंस के सवाल है वो होते हैं कंप्लीट। आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप मुझे मतलब कमेंट छोड़ना, मैं आप उसका वीडियो बना के दूंगा। और पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, तो जंग तो लड़नी पड़ेगी ना भाई। अपन जंग लड़ रहे हैं। देखो जब भी जंग लाजमी हो ना, तो हथियार नहीं देखे जाते हैं। समझ रहे बात को। तो ये याद रखना, जब भी जंग लाजिम होगी तो लश्कर नहीं देखे जाएंगे। अस्त्र शस्त्र उठाओ अपने और युद्ध की क्या करो सर, तैयारी करो। थैंक यू, धन्यवाद। विद्यार्थियों नमस्कार। आर्मी मॉडल पेपर सेट 8 में मैथ का पहला प्रश्न है 3765 में आपको 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। ये आपके 3-4 पेपरों में पीछे भी आ चुका। स्थानीय मान में तो संख्या का स्थान बताना होता है, जातीय मान में संख्या शून्य रहती है। तो इसमें 7 का स्थानीय मान, 7 का आगे 2 संख्या है तो 2 जीरो लग जाएगी। 7 का जातीय मान 7 ही रहता है, तो इनका अंतर आ गया 693। यदि आप यहाँ से योग पूछता तो 700 + 7 यह आ जाता आपका 707। स्थानीय मान में संख्या का स्थान बताना होता है, जातीय मान में संख्या शून्य रहती है। अगला प्रश्न, एक बाग में 1024 आम के पेड़ हैं। 1024 आम के पेड़ हैं। बाग में लाइनों की संख्या उतनी है जितने लाइन में पेड़ हो। मतलब कि जैसे एक लाइन में 5 पेड़ हैं तो 5 ही लाइन है। कितनी लाइन है, 5 ही लाइन है। एक लाइन में 5 पेड़ है तो 5 ही लाइन है। जितनी लाइन है उतने ही लाइन में पेड़ है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, उसको वर्गमूल लिया जाता है। तो 1024 का वर्गमूल आएगा कितना, 32। डायरेक्ट दी गई संख्या का वर्गमूल ले लिया करो। अगला प्रश्न है ये 3.01
01 मल्टीप्लाई 2.1, तो इनको गुणा कर रखा है। इसमें गुणा करो, जैसे 1 से मल्टीप्लाई किया वही आएगा 301, 2 से किया 2 0 6, 1 2 3 6। अब देखो एक संख्या के बाद पॉइंट और यहाँ पे 2 के बाद, तो 3 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3, ये आपका आंसर आ गया 6.321, 6.321। पॉइंट का ध्यान रखना, संख्या काउंट कर लेना दोनों में। अगला दो संख्याओं का लेस है, एलसीएम। ये आपका एलसीएम लघुत्तम समापवर्त दे रखा 864 में से, ये आपका एचसीएफ महत्तम समापवर्त है 144। इनमें से एक संख्या 288, तो दूसरी संख्या, इसमें पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो पहली संख्या आपको दी गई है 288, दूसरी संख्या x मान लो, एलसीएम आपको 864 और एचसीएफ है 144, गुणा कर दिया। x का मान ये 288 इधर गुणा में पक्षांतरण करेंगे, भाग में चली जाएगी 288। 144 से देखो 288 दो बार कटेगा, 2 का भाग 864 में देंगे 432, तो दूसरी संख्या आपके आगे कितनी 432। ये आपका सूत्र, इसका फॉर्मूला पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और एचसीएफ, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के बराबर होना चाहिए, पहली दूसरी संख्या और उधर आपका एचसीएफ और एलसीएम। अगला बोर्ड में सवाल है, देखो सबसे पहले भाग वाला हल करेंगे। इसमें तो 16 में 8 का भाग देंगे, कितना आएगा 2 आएगा, माइनस का 14। अब गुणा वाला हल करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, भाग गुणा, प्लस माइनस को आप आगे पीछे कर सकते हो दोनों को, मेन तो इन चीज़ों पे ध्यान रखा करो, पहले भाग फिर गुणा। 18 गुणा 12 करेंगे, 18 दूनी 36, 180, 216, प्लस का 2 है माइनस का 14 है। इसमें यहाँ से प्लस माइनस कर लो, या फिर इसमें 218 हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस का 14 218 में करेंगे 204 आएगा, ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न है 36, 70 तक की विषम संख्याओं को औसत, 70 तक की विषम संख्याओं को औसत। तो सबसे पहले तो आपको संख्या निकालनी है, जैसे 70 तक की बात कर रहा है, इसमें आदि सम 35 सम संख्याएं बैठेंगी आपकी और 35 ही विषम बैठेंगी। गिनतियों में अपनी आदि सम और आदि विषम एकांतर क्रम में चलती है, ये आपका विषम नंबर हो गया। देखो यदि सम की बात करें तो n+1 ये आपका रहेगा औसत एवरेज, और विषम की बात करें तो n का n ही रहेगा। सम की बात करता है तो 36 में एक जोड़ देते 35 में एक जोड़ते कितना आता 36। सम की बात करें 35 का 35 ही रहेगा विषम, जितनी विषम संख्या रहेंगी उतना ही एवरेज आएगा। जैसे 1 से प्रथम मान लो ये 50 की बात करें, 50 में ये 25 हो गई, ये भी विषम भी 25 आएगी। सम का औसत करें तो 26 आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, ये 25 का 25 रहेगा। जितनी विषम संख्या उतना ही औसत आएगा, तो इसमें औसत बैठ गया आपका ये 35 संख्या है। अगला प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन। सबसे छोटी भाज्य आपकी होती है सबसे छोटी 4, अभाज्य होती है 2। घन की बात करें तो 2 का घन कितना आएगा 8, वर्ग की बात करें तो कितना आएगा 4। तो अपन घन की बात करें तो घन कितना आएगा 8। अगला प्रश्न है, एक संख्या का 35% 63 है। देखो 35% की वैल्यू आपको दे रखी है 63, 1% की वैल्यू 63/35। संख्या निकालनी है, संख्या अपने आप में होती है 100%। 63/35 मल्टीप्लाई 100, 7 से 9 बार, 7 से 5 बार, 5 से कट गया ये 20 बार, 20 गुणा 9 180। संख्या आ गई अपनी कितनी 180। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने पर 53 रुपये प्राप्त होते हैं। कितने 53। तो क्रय मूल्य निकालना है, सीपी ज्ञात करना है। 10% हानि हो रही है, 100% माइनस 10% बराबर बिक्री है 153 रुपये में। यहाँ आपके आगे 90% की वैल्यू 153, 1% 153/90 153 है। क्रय मूल्य 100%, 153 90 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0
9 से कट गया ये 17 नंबर 153, तो आ गया आपका 170 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 170 रुपये। अगला प्रश्न, 4000 रुपये का 10% साधन ब्याज की दर से 73 दिन का 73 दिन का ब्याज निकालना है। ब्याज का सूत्र होता है सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन दर समय बटा 100। मूलधन आपका 4000, दर दे रखी है 10%, समय दे रखा है 73 दिन। तो देखो समय 73 दिन है। यदि आपको प्रश्न में दिन दे तो 365 का भाग देना है, महीना दे माह तो आपको देना है 12 का भाग, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और महीने कितने होते हैं 12 वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए। ये नीचे आपका 100 और बटा 365, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 73 से एक बार, 73 से 5 बार, 5 से कट गए 2, तो 40 दूनी 80। ये आपका 80 रुपये ब्याज बनेगा 4000 रुपये का 10% 73 दिन से। अगला प्रश्न है 2:3, 2:3 समानुपात 5 और यह है x। तो समानुपात निकालना है। ये बाह्य पद आंतरिक पद गुणा बराबर होना चाहिए। 2x हो गया, ये हो गया आपका 15, x बराबर 15 में 2 का भाग देंगे, यह आएगा आपका 7.5। अगला प्रश्न 1:3 का घनुपात, घन अनुपात, तो मतलब 1 का घन 1 रहेगा, 3 का घन कितना हो जाएगा 27, ये 1:27। अगला प्रश्न 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ देखो दूरी आपको दे रखी है मीटर में और चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी आपकी मीटर में है तो चाल हमेशा मीटर प्रति सेकंड आनी चाहिए। समय निकालना है। समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। 180 मीटर है, चाल आपकी दे रखी है 12। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा से, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से इसको क्या करेंगे गुणा। तो 12 को 5/18, 18 कहाँ चला जाएगा अपना ऊपर। 12 से कट गया ये 15 बार, 5 से कट गया 3, 18 3 54 सेकंड में पार कर देगी। कितने में 54 सेकंड में। अगला प्रश्न, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का क्रम दे रखा है आपको 1:2:3, तीनों का कोण दे रखा है, सबसे बड़े कोण का मान, तो 1:3 बराबर आपको हो गया 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान योग कितना होता है 180 डिग्री। ये आपका 6 की वैल्यू 180 डिग्री, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। अब आपको सबसे बड़े कोण तो मतलब 3 की वैल्यू निकालनी है। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। ये आपका आ गया 90 डिग्री। यदि आपसे पूछता सबसे छोटा कोण तो सबसे छोटा अनुपात 1 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। सबसे छोटा कोण हो जाता 30 डिग्री का। अगला प्रश्न है 40 डिग्री को कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोणों का योग होता है आपका 90 डिग्री। तो 90 में से 40 डिग्री घटा देंगे, ये आ जाएगा आपका 50 डिग्री। 40 डिग्री को कोटि पूरक कोण ज्ञात करना कितना आ जाएगा 50 डिग्री। और समपूरक कोणों का योग होता है 180। रीजनिंग का पार्ट स्टार्ट हो गया। 1 4 9 16, देखो ये सभी वर्ग संख्या दी गई, तो 16 के बाद कितनी आएगी 25, ये 25। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला को पूरा करें। 7 है, 9 है, 12 है, 16 21 है। देखो 2 का अंतर, 3 का अंतर, 4 का, 5 का, 6 का, 21 और 6 आएगा आपका 27। ये आंसर आएगा आपका 27। अगला प्रश्न है, यदि प्लस का भाग, देखो प्लस को दे रखा है भाग और भाग का दे रखा है माइनस और माइनस का दे रखा है गुणा और गुणा का दे रखा है प्लस। तो अपने पास संख्या दी गई है 16, प्लस का चिन्ह, प्लस का भाग कर दिया, आगे भाग 3 है, भाग का माइनस कर रखा है, माइनस का 3 है, और -5 है, माइनस का कर रखा है गुणा, ये 5 है, और गुणा का प्लस कर रखा है, प्लस का 19 है। सबसे पहले भाग का हल करेंगे। 16 में 8 का भाग दिया 2 आया, ये आपका सेम लिख दो। देखो फिर गुणा का करेंगे, 3 पंजू 15, 2 - 15 प्लस का
19। देखो ये प्लस की संख्या, ये प्लस की संख्या, आपके पास प्लस का अंक हो जाए कितना, 21। तो 21 प्लस का माइनस का 15, इनको आपस में घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 6, ये प्लस का 6। अगला प्रश्न, यदि किसी कूट भाषा में DIS दिसपुर को DISRUP, देखो इसमें प्रथम 3 वर्ड तो समान है, अगले 3 वर्ड को उल्टा कर रखा है। तो ऐसे ही शिमला में SHI, ये 3 वर्ड हो गए, अगले 3 को उल्टा कर दो, ये आपका आ जाएगा SHIALM, AL। अगला प्रश्न है, माधवी राहुल की बहन है। माधवी है जो राहुल की बहन है, माइनस कर दो फीमेल को। माधवी की नानी माधवी की नानी की एकमात्र बेटी, माधवी की माँ और ये नानी, इसकी नानी की एकमात्र बेटी, तो जो माधवी की माँ है वो ही राहुल की माँ बनेगी, एकमात्र बेटी होगी। तो राहुल से किस प्रकार, तो राहुल की माँ रहेगी, क्या रहेगी, माँ। अगला प्रश्न, 50 प्रश्न हो गए कंप्लीट। तो साथियों अपना 8 नंबर पेपर सेट हो गया। जो भी आपको दिक्कत आए दिए गए नंबर पे कॉल करें, और कुछ आपको जानकारी देनी तो कॉल करके आप पूछ सकते हैं। इंक्वायरी नंबर, हेल्प नंबर दिया गया है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।